ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एक लेक्चर 3। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। पहले हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में आई हैव टोल्ड यू नो द बेसिक कंसेप्ट्स इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट व्हाट आर द एजेंसी प्रॉब्लम्स, एंड इन लास्ट लेक्चर नंबर 2 आई डिस्कस विद द बोर्ड कमेटीज। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटा, थर्ड, इसमें भी हम कुछ कमेटीज की बात करेंगे। जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। ग्रेट मॉर्निंग। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। मैन को भी और वुमेन को भी, दोनों को परफेक्ट बनाता है क्या? प्रैक्टिस। तो आइए दोबारा से थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें। चैप्टर 11 को बस लास्ट सांसें ले रहा है बेटा ये मेहरबान कदरदान, आखिरी सांसें ले रहा है बेटा ये चैप्टर, बस मर रहा है, खत्म हो रहा है। हमने इसको पूरा समझ लिया, यू नो। सो टुडे आई विल बी फोकसिंग टूवर्ड्स 3 टाइप्स ऑफ कमेटीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज दैट committees have very important relevance for the growth of the company, you know, and they are directly related with corporate governance, like remuneration committee, like nomination committee, like audit committee, and at last how we will show to the public, you know, all these committees how they are working. So आज today we'll be focusing towards 3 or 4 small issues. तो chapter number 11, lecture number 3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइप्स ऑफ कमेटीज। बेटे आज बस यही करना है। पहली बात, वी विल बी डिस्कसिंग विद रेम्यूनरेशन कमेटी। सेकंड पॉइंट, वी विल बी डिस्कसिंग विद नॉमिनेशन कमेटी। थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, ACCA F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस, दैट इज ऑडिट कमेटी। एंड एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग विद पब्लिक ओवरसाइट। बेटे मन से मन की बातें करेंगे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बेटे द पॉइंट, यू नो, एक कनेक्शन है आपके साथ अब मेरा। आइए रेम्यूनरेशन कमेटी की बात करें। आप मुझे जस्ट पहले तो बता दीजिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड देयर आर सम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. We have already discussed the types of directors, and then what are the independence of non-executive directors, why they are in the picture, why they should be independent, and what is the role behind non-executive directors, and what is the brain mind regarding introduction of non-executive directors in the board. We have already discussed. अब बेटे आप ये बताइए, क्या आप स्कूल में जब पेपर देते थे तो क्या आप अपना पेपर खुद ही चेक कर लेते थे? अगर आप खुद ही अपना पेपर चेक करेंगे तो मार्क्स ज्यादा देंगे। एक बच्चा कहता मतलब क्या सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द ऑफिसर्स, दे आर द सैलरीड एम्प्लॉयड, दे आर कमिंग इन द मॉर्निंग एंड दे आर गोइंग इन द इवनिंग। उनका जो रेम्यूनरेशन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव, शुड नॉट हैव द पावर टू डिसाइड देयर ओन रेम्यूनरेशन। बेटे मुकेश अंबानी को जब हम पावर दे देंगे कि आप अपनी रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड कर लो एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन देयर कैन बी, यू नो, देयर कैन बी गैम्बलिंग, देयर कैन बी फाइनेंशियल स्कैम्स, एज वी हैव सीन इन किंगफिशर एयरलाइंस, वी हैव सीन इन लेमैन ब्रदर्स, वी हैव सीन इन एनरॉन, वी हैव सीन इन किंगफिशर, इन सत्यम कंप्यूटर्स। बेटे ह्यूज सेट ऑफ कंपनीज जहां पे फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुका है, येस बैंक। सो in order to avoid those frauds, those scams, you know, we have given the power to non-executive directors that they will decide how much should be the remuneration, how much should be the pension schemes, how much should be the compensation, how much should be the, you know, incentives which should be given to these executive directors. तो पहली बात, हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अथॉरिटी देंगे और हम एक कमेटी बनाएंगे बेटे, एंड दैट कमेटी इज नेम्ड एज remuneration committee. With the help of that committee we will fix that how much should be the monetary emoluments, how much should be the incentives of these executive directors. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? The spirit is like this. तो आइए चलते हैं बेटे, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। आप रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, आपको कमर सीधी करके बैठना है बेटा, बिल्कुल आपको मैंने ऑलरेडी बताया वो कैसे बैठना है। रेम्यूनरेशन कमेटी को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी। अभी आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं देखने,
बेटा आज मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा आपको इन रिलेशन टू ऑडिट कमेटी, बिकॉज ऑडिट कमेटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आई हैव रिकॉर्डेड अ ऑडिट कमेटी वीडियो इन सम अदर कोर्स. मैं आपको उसका कुछ ग्लिम्पसेस दिखाऊंगा दैट दिस इज ऑडिट कमेटी, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, यू कैन गेट अ स्पिरिट दैट व्हाट आई मीन बाय ऑडिट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट. अभी आई एम नॉट कमिंग टू ऑडिट, आई एम ऑन टू रेम्युनरेशन कमेटी. तो बेटे जल्दी से आप रजिस्टर ओपन करें. प्लीज डिवाइड योर पेज इन 3 पार्ट्स, इन 3 टेबल्स. बेटे पहला टेबल है पर्पस, सेकेंड टेबल इज मेरिट्स, and the third is demerits. So first we will see what is the purpose of remuneration committee. आइए दोस्त देखते हैं purpose of remuneration committee. It consists of non-executive directors. पहली बात, first and foremost condition is it consists of non-executive directors, because executive directors, they cannot fix their own remuneration by their own self. Someone other person should decide how much the remuneration should these people get. So pehli baat, it consists of non-executive directors and they will decide, though that committee, remuneration committee, the chairman of that committee will decide that how much should be the remuneration, how much should be the incentive which should be given to these persons. And there are some conditions, in case you are a listed company or if you are a small company. अगर आप listed company हैं तो बेटा एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिस्टेड कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स विद इन दैट रेम्युनरेशन कमेटी. और इफ यू आर नॉट अ लिस्टेड कंपनी, इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी, तो हमारी कंडीशन है 2 होने चाहिए. होल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब सवाल आता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? हमने तो ये बता दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन विल बी फिक्स्ड बाय रेम्युनरेशन कमेटी. नाउ हु विल फिक्स द रेम्युनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स? तो बेटे पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फुल बोर्ड, chairman, CEO, non-executive, executive, पूरा board of director will fix the remuneration of non-executive directors. अब एक बच्चा सोच रहा है सर रेम्युनरेशन के लिए भी हमने अलग से कमेटी बना दी, इसकी रिसोर्सेज लगेंगी, इसमें कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगा. यस बेटे कुछ पाने के लिए जो आपको कुछ खोना भी पड़ता है. आप ACCA F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा तो मिलेगा नहीं, आपको कुछ खोना भी पड़ेगा. खोना क्या पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा बेटा, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, टाइम भी लगेगा. तो देयर आर सम पॉजिटिव एंड देयर आर सम नेगेटिव. तो पॉजिटिव देखिए आप, अगर इफ executive directors will be more concerned with their more strategic decisions. अगर हम उनको कह दें कि आप अपनी सैलरी भी डिसाइड करो तो देयर कैन बी मैल प्रैक्टिसेस, देयर कैन बी मिस एप्रोप्रिएशन, देयर कैन बी फ्रॉड्स, तो बेनिफिट है फ्रॉड नहीं होंगे. एंड दैट टाइम विच इज बीइंग सेव्ड कैन बी यूज फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. तो आइए हम लिखते हैं थोड़ा सा बेटा पॉजिटिव्स लिख दें पहले. मेरिट्स बेटे, मेरिट्स में it avoids agency problem because we have discussed that there is a difference between, due to information asymmetry, difference between the owners and the managers, the management who is managing. So to reduce that agency problem, there comes a picture that is named as remuneration committee, who will be consisting of non-executive directors. बेटे अब एजेंसी प्रॉब्लम कुछ कम हो जाएगी. तो सबसे पहला बेनिफिट लिखिए जी, मोर टाइम फॉर द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. आप पहले मेरिट्स लिख रहे हैं, रेम्युनरेशन कमेटी के मेरिट्स लिख रहे हैं. मोर टाइम विल बी फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. ठीक है जी. डीमेरिट्स, बेटे डीमेरिट्स क्या होंगे आप ये बताइए लॉजिकली. ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का आपस में क्या हो जाए, एक कंपैक्ट हो जाए, एक एग्रीमेंट हो जाए दैट यू इंक्रीज माय सैलरी एंड वी विल इंक्रीज योर सैलरी. सो दिस कैन बी देयर. इसको बेटा बोलते हैं स्क्रैच ऑन द बैक. स्क्रैच ऑन द बैक मतलब मैं आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा अपनी मीटिंग में, आप मेरी सैलरी बढ़ाना अपनी मीटिंग में. सो दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. बेटे अब सभी के प्लस और माइनस तो होते ही हैं. तो आइए रेम्युनरेशन कमेटी को कंक्लूड करने जा रहे हैं. डेंजर ऑफ स्क्रैचिंग माय बैक.
क्या मतलब हुआ? डेंजर ऑफ स्क्रैचिंग माई बैक मीन्स देयर कैन बी एग्रीमेंट बिटवीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अल्टीमेटली बोथ विल बी enjoying the benefits. So this is named as scratching my back. Costly affair. It is a costly affair. टाइम लगेगा, अलग से मीटिंग बनाएंगे, अलग से वेन्यू होगा, रिसोर्सेज लगेंगी, कॉस्ट लगेगी बेटे. इट विल बी इन्वॉल्विंग दैट. तो मैं आ गया जी नेक्स्ट मीटिंग में. नॉमिनेशन कमेटी. बेटे 3 मीटिंग्स, 3 ही मीटिंग्स करनी है यार, तो ओनली 3. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कमेटीज के बारे में, बोर्ड कमेटीज के बारे में, पर्पस, टाइप्स and you know the benefits and disadvantages. आज के इस लेक्चर नंबर 3 में I will be only focusing towards 3 committees. पहली रेम्युनरेशन कमेटी जो मैंने ऑलरेडी बता दी है, लॉजिक बता दिया, रटना कुछ नहीं बेटा, लॉजिक को समझना है. सेकंड इज नॉमिनेशन कमेटी और थर्ड बताऊंगा ऑडिट कमेटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉमिनेशन, नॉमिनेट करना. आपने देखा होगा इलेक्शंस में एक दूसरे लोग दूसरों को नॉमिनेट करते हैं, यू नो, दैट इज नॉमिनेशन. इट मीन्स वी विल have a committee which consists of directors, executive directors as well as non-executive directors, जो क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे that which directors to be appointed, whether the composition of directors is okay in the board of directors. बेटा आपको जैसे पता है कि composition में 50:50, 1:1, 50:50 रेशो होनी चाहिए of directors, कि that these persons are executive and these are non-executive. तो उस रेशो को मेंटेन करना in the composition of board of directors, that is the task of nomination committee. बेटे आज अभी वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द टास्क ऑफ दैट नॉमिनेशन कमेटी. आपको क्या लगता है किसी को भी डायरेक्टर बना लेंगे, या ही शुड हैव सम क्वालिटीज, सम रिक्विजिट नॉलेज? जब आप स्कूल में थे तो क्या किसी भी बच्चे को मॉनिटर बना देते थे? ऐसा है क्या? कि आप कभी मॉनिटर बने होंगे तो आप में कैपेबिलिटीज होंगी, एजुकेशन वाइज आप अच्छे होंगे, स्पोर्ट वाइज अच्छे होंगे, हाइट अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, अच्छा बिहेवियर होगा, then only the person can become a monitor. Similarly, आप मुझे बताइए, logically speaking, whether any person can become a board of director as a director? No. So this point is to be checked by nomination committee कि क्या वो जो director हम appoint कर रहे हैं because of composition of directors or due to any reason, whether that person has, we are recommending the director, okay, but whether that person has a skill, whether that person has a requisite, whether that person is fit to the job. अब आप ये बताइए, my job is, you know, नॉमिनेशन कमेटी का एक मेन पर्पस है कि वो जो आपने कमेटी बनाई है उसमें सभी तरह के फूल आने चाहिए. जैसे आप किसी बगीचे में जाते हैं, आप यू नो रोज, आप अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ फ्लावर्स आप लेकर आते हैं. सिमिलरली अ डायरेक्टर, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, नो डाउट वी शुड हैव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, बट ऑल द पर्सन शुड बी ऑफ फ्रॉम डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट लॉजिक्स, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एनवायरमेंट. देन ओनली वी कैन सस्टेन एंड वी कैन गो इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर, इन द ग्रोथ. तो बेटे ये सारा वर्क कौन करेगा? रेम्युनरेशन कमेटी नहीं करेगी बेटे. रेम्युनरेशन कमेटी का तो एक ही काम है जो मैंने बता दिया, ये सारा काम करेगा नॉमिनेशन कमेटी. आपको लॉजिकली मैंने बताया था कि आफ्टर एवरी 3 years री-इलेक्शंस होने चाहिए एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड नॉट कंटिन्यू आफ्टर 9 years, शुड नॉट बेटे. अब सवाल ये आता है कि 9 years के बाद दैट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड कंटिन्यू और नॉट. If yes, then every year we have to get it re-elected. ये बात भी पता है आपको. तो ये सारा वर्क किसका है? नॉमिनेशन कमेटी का. आइए बेटे लिखे नॉमिनेशन कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स. टू एंश्योर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज बैलेंस्ड. तो पहली बात हम ये इंश्योर करेंगे, नॉमिनेशन कमेटी विल इंश्योर that whether the composition of board of director is balanced, whether there is a ratio of 50:50. If not, then has to take some steps in order to make it balance. तो हम चेक करेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कम है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कम है. टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, to make recommendation
recommend करेंगे that this person is a good person, can be appointed as a director. We will not appoint him, rather we will just recommend him. ठीक है जी. तो make recommendation for appointment of the board after considering. अब ये important है, after considering. किसी ये हैंड रिटन स्लाइड्स आपको लिखनी है, मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपीज पीपीटीज की अलग से दूंगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन अभी आपको लिखना है. एंड टू after considering the following factors, it means these are the factors to be taken into account before recommending a director, that person is a qualified. For example, you want to recommend to the audit committee or to the finance committee a accountant, so we have to see whether that person is ACCA or a CA or CFA, or whether he has a knowledge or not, whether he's a skill or not, he has requisite skill or not. The first factor is, which is to be considered, is skills required. Second is it should be of diverse background. अलग अलग background का होना चाहिए बेटे आप ये बताइए, अलग अलग फ्लावर्स होंगे. जब आप किसी जगह खाना खाने जाते हैं मैरिज में, तो आप क्या करते हैं, अलग अलग सब तरह का थोड़ा सामान लेते हैं. सो यू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग. Similarly, in board of director composition, we should have different types of backgrounds. ठीक है जी. Need for continuity in the board, कि क्या उस पर्टिकुलर पर्सन को आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. दिस विल ऑल्सो बी सीन बाय नॉमिनेशन कमिटी. उसका टेन्योर स्टेटस क्या है, वेदर आफ्टर, बिकॉज आफ्टर एवरी 3 years एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर टू बी री-इलेक्टेड, एंड फॉर मैक्सिमम एटलीस्ट फॉर 9 years, नॉट मोर देन 9 years, a non-executive director should be there. So we have to find out how much is the tenure status, whether we should re-elect it, whether we should start with a new director, or whether he has a skill. So all that work will be of nomination committee. जैसे मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया टाइमलाइन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आफ्टर 9 years they have to be, because there is the mark of independence, that whether he will be independent, he will remain independent or not after 9 years. So there are two choices. Either we will appoint a new non-executive director, or if we want to continue with that non-executive director, that person should be re-elected every year. तो दोस्तों मैं भूपेश आनंद एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर में आ गया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेम्ड एज ऑडिट कमेटी. और इसमें मैं अपना वीडियो भी थोड़ा सा शो करूंगा. मैंने किसी दूसरे कोर्स के लिए किया था, बट दैट पॉइंट, द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, द बॉडी लैंग्वेज विच आई हैव यूज्ड इज मार्वेलस. आपको स्पिरिट समझ आ जाएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट कमेटी. तो उस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जस्ट एक स्लाइड जो है छोटी सी ऑडिट कमेटी को लेकर आप लिखें. ऑडिट, बेटे ऑडिट की बात कर रहे हैं. ऑडिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिट का मतलब एक्चुअली में क्या है, लेमन लैंग्वेज में, टू चेक, टू वेरीफाई, टू फाइंड आउट द ट्रूथ, टू फाइंड आउट द फेयरनेस of the transactions, of the financial transactions which already took place in a particular period in that business organization. That is named as audit. Audit means to check. Okay, तो बेटे ऑडिट कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मैं तो ये समझता हूं फाइनेंशियल स्कैम्स मेन, आप उनको क्या कहते हैं, you can restrict financial scams with the help of audit committee. Such an important role. मैंने 5 stars लिखे हैं बेटे. Audit committee में I have written 5 stars. Such an important role audit committee plays. Now, firstly, we have to understand how many types of audits are there, and what are the responsibilities of audit committee, and how that audit committee is as an interface between, board of directors and those two auditors. One is named as internal auditor and second is named as external auditor. बेटे MCQ में बार बार पूछ रहे हैं, मैं भी बताऊंगा आपको. There are 2 types of audits. One is external audit and second is internal audit. Internal audit is being done by an internal auditor. He is an employee of a company. He is mainly focusing on the internal control. उसको देखेंगे. एक बार आप पहले थोड़ा सा लिखना शुरू करें. इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
बेटे आप रेमुनरेशन कमेटी में देखिए तो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, स्मॉल में 2 की बात हो रही है, नॉमिनेशन में कोई भी बात एज सच नहीं हुई, बट इन केस ऑफ ऑडिट कमेटी ओनली इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होने चाहिए। तो पहली बात लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सो एमसीक्यू कैन बी इजीली फ्रेम्ड ऑन दिस। अब इसका मेन पर्पस क्या है, ऑडिट कमेटी का? अभी हम देखेंगे व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट कमेटी। वैसे बेसिकली इफ आई सी मोटा मोटी फॉर वो मैंने लेक्चर्स में भी बताया, अभी मैं अपना वीडियो दिखाऊंगा तो इन दैट आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी ब्यूटीफुली दैट व्हाट आई मीन बाय ऑडिट कमेटी। थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, फॉर रिव्यूइंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, फॉर रिव्यूइंग internal financial controls, for reviewing internal financial controls, for reviewing कि बेटे वो जो कंट्रोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इट मीन्स एक व्यक्ति का द वर्क ऑफ वन पर्सन, वेदर इट इज बीइंग get checked with other automatically by the other person. So whether we have requisite internal control and whether the financial statements which my organization is showing, whether the income statement, the balance sheet, the statement of financial position, the statement of comprehensive income, जो भी income calculate किया बनाया है, क्या वो integrity show करती है, whether that show true and fair view. So this is the main task of audit committee, and this audit committee is working as an interface between board of directors and internal and external auditors. तो अभी हमें पहले पता होना चाहिए what is the meaning of internal and external auditors. तो देखिए मैंने इंटरफेस बनाया, मैं आपके सामने इस समय डिस्कस कर रहा हूं ऑडिट कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट इज विच कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज, इट कंसिस्ट ऑफ independent non-executive directors for reviewing internal control and for checking the integrity of financial statements, and it works as an interface between board of directors and auditors. बेटे अब हमारे ऑडिटर्स में there are 2 types of auditors. वैसे we will be discussing in a separate chapter in when we discuss about audit, but because यहाँ पे audit committee में you should at least have an idea that what I mean by internal audit and what I mean by external audit, or what I mean by internal auditor and what I mean by external auditor. तो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। internal auditor is a employee। तो बेटे आप पहले इसको लिख लें, पहले आप अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक बच्चा तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है, एक बच्चा तो लेट के पढ़ रहा है, एक बच्चा तो मैं क्या बताऊं थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। बेटे प्लीज खड़े हो जाएं, अपने रजिस्टर को निकालें, अभी नहीं निकाला तो पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। तो हु इज इंटरनल ऑडिटर? ही इज अ एम्प्लॉई। किस पर्पस के लिए है? नो लीगल रिक्वायरमेंट, हमारी मर्जी है हम रखें या ना रखें, कोई एज सच कंपल्जन नहीं है दैट अ पर्सन, अ कंपनी शुड हैव अ इंटरनल ऑडिटर, बट एक्सटर्नल ऑडिटर इज कंपल्सरी दैट इफ यू फुलफिल दीज क्राइटेरिया यू शुड हैव अ एक्सटर्नल ऑडिटर। चेकिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस, बेटे जो रोज रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप ये बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस जियो, रेगुलरली लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर गोइंग ऑन। और बेटे वहां पे फ्रॉड करना आसान हो सकता है, मैनिपुलेशन आसान हो सकती है, मिसअप्रोप्रिएशन इजीली हो सकता है। अगर 2-3 लोग मिल जाए, कैशियर मिल जाए, सो वी कैन हैव अ फ्रॉड देयर। So to check those activities, to check the leakage, to check the wastages, to check the internal controls are effective or not, एक चेकर तो होना ही चाहिए जिसका काम ही यही हो कि वो सभी डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह जाकर इंटरनल ऑडिट करे। So internal audit is a employee, internal auditor is an employee, there is no as such legal requirement, and there are different objectives of an internal auditor if I compare it with external auditor. तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ checking of day to day transactions, checking of internal control, and more concerned with internal auditor is more concerned with wastages, frauds and leakages, wastages, frauds and leakages। तो बेटे मैंने आपके सामने ये 4 बातें बताई हैं, एम्प्लॉय, नो लीगल रिक्वायरमेंट, चेकिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस, चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मोर कंसर्न विद वेस्टेजेस, फ्रॉड्स एंड लीकेजेस। अब हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर में
बेटे पहली बात, this person should not be an employee, this person should be an external person. Independence factor should be maximum incorporated in this case. Second is, there is a legal requirement, the person should have, a company should have, an organization should have a external auditor. ठीक है जी. And the main work of external auditor is not to check the internal control, to check the financial statements integrity, to check the whether financial statements give a true and fair view. क्या वो financial statements true और fair view देती हैं, क्या वो accurate बातें बता रही हैं. This is only the task of external auditor, and external auditor cannot check the frauds. आप बताइए कुछ कम पीरियड के लिए वो इतनी lakhs of crores of transactions को कैसे चेक कर सकता है, and how he can detect fraud? Nothing doing. So there are two types of persons who are doing audit. One is internal and second is external. इसका अलग टास्क है, इसकी अलग एक्टिविटीज है, इसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एक्सटर्नल का अलग टास्क है, एक्सटर्नल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ऑल दीज पर्संस आर डिफरेंट. ठीक है जी. तो हम आगे आ रहे हैं. मैं आ गया, मैं भूपेश आनंद. अब आ गया व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमेटी. बस आफ्टर दिस मैं अपना वीडियो दिखाऊंगा. What are the responsibilities of audit committee? अब तक तो आप समझ चुके होंगे. Audit committee में we should have independent non-executive directors, and the three main works which we have discussed, that to review internal control, to review the integrity of financial statements, and it acts as an interface between board of directors and auditors. तो बेटे वही responsibilities में लिख दिया है. पहली responsibility देखिए क्या लिखी है, reviewing accounting policies. बेटे अकाउंटिंग पॉलिसीज हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. दैट व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसी. फॉर डेप्रिसिएशन वी हैव अ सेपरेट अकाउंटिंग पॉलिसी. फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन वी कैन हैव अ सेपरेट इन्वेंट्री पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी. तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है ऐसे कौन से रूल्स और प्रोसीजर्स हमने बनाए हैं टू प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उनको रिव्यू करना कि वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने प्रिपेयर की है, जैसे आपके घर में कोई पॉलिसी बन जाती है कि आप सुबह इतने बजे उठेंगे, लंच इतने बजे करेंगे, डिनर सब इकट्ठा करेंगे, तो इसको बार बार चेक करना, to review the accounting policy, that is the main task of audit. Where I say audit, I mean accounts, I mean finance, I mean transactions, I mean recording, I mean the policies, accounting policies, accounting concepts. तो बेटे पहली बात review of accounting policies. Second is वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, whether they are okay or not, reviewing internal control, रिव्यूइंग रिस्क मैनेजमेंट. बेटे कोविड-19 के बाद आप चेक कर लीजिए, देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द मार्केट प्राइस. सो टू चेक द रिस्क मैनेजमेंट, टू चेक द हेजिंग, टू चेक द इंटरनल कंट्रोल, टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यूइंग इंटरनल ऑडिट वर्क. बेटे इवन टू रिव्यू इंटरनल ऑडिट वर्क, because that internal auditor will give the report to this audit committee. तो वो audit committee चेक करेगी भैया ये ठीक काम कर भी रहा नहीं कर रहा, इसने कितने frauds निकाले, ये सारा दिन क्या करता है, whether he is doing his work effectively or not. That is also the task or the responsibility of audit committee. अब बेटे recommending, ये बड़ा important है. बेटे ऑडिट कमेटी का मेन इंपॉर्टेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो बताने जा रहा हूं, दैट इज रिकमेंडिंग दैट विच एक्सटर्नल ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड. रिकमेंडेशन करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भैया इस एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर लो, इस एक्सटर्नल ऑडिटर को रिमूव कर दो, इस एक्सटर्नल ऑडिटर का ये रेम्यूनरेशन होना चाहिए. To check the work of external auditor, ki whether he is doing properly, whether he has given proper reports or not, and to see whether that external auditor is enjoying independence or not. बेटे इंडिपेंडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो ऑडिट कमेटी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स टू चेक whether there is independence involved, which auditor, external auditor is to be appointed, which is to be removed, how much should be the remuneration, whether he should be reappointed or not. तो बेटे these are the responsibilities of audit committee. आप लिख लें बेटे. लास्ट है बेटे रिकमेंडिंग, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, एंड रिव्यूइंग इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस, कि वो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है
whether he is doing his work proper or not. तो बेटे दिस इज ऑडिट कमेटी. अब मैं अपना वीडियो दिखाऊंगा बेटे, 5 मिनट का वीडियो है, आप ध्यान से देखना. मैंने ऑडिट कमेटी के बारे में ही बताया, लेकिन किसी दूसरे कोर्स में बताया. आपने लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट लिसन कि मैं क्या बोल रहा हूँ ऑडिट कमेटी के लिए. आइए बेटे, आइए थोड़ा सा देखते हैं. आप बड़ा ही अच्छा सा वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है. आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. एटम बॉम्ब, क्योंकि जिसकी ऑडिट कमेटी अच्छी है, जिस कंपनी की, बेटे ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें तो अच्छी होनी ही है, क्योंकि ऑडिट कमेटी से आप इनडायरेक्टली कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्न कर सकते हो. वैसे तो सारी कंपनी कमेटी अच्छी होती है. दोस्तों रजिस्टर में लिखना स्टार्ट कर दें, आप अपनी बुक ओपन कर लें. मैं भूपेश आनंद आज आप. ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको एक ऑडिट कमेटी के बारे में थोड़ा सा मैंने हल्का सा अनाउंस किया. आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 5 मिनट का और है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली ऑडिट कमेटी. वैसे मैंने आपको ऑडिट कमेटी के बारे में बता दिया है, स्टिल मेरा मन है कि आप थोड़ा सा और इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा. क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या होंगे. अभी हम लिख रहे हैं, मैंने उसका एक सेंटेंस बनाया, एक वर्ड बनाया, RES. 5 मिनट का बेटे, बस 5 ही मिनट का है. आपको 5 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है. किसी कोर्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन आप ऑडिट कमेटी का मीनिंग समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे. रिजर्व, 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 RESERV, RESERV, RESERV. एक बच्चा को नींद आ रही थी, उसकी कमर ढीली थी, वो देखने लगा पता नहीं क्या हो गया, मास्टर को क्या बोल रहा है, RESERV, RESERV. बेटी ये फंक्शंस को याद करने का एक मैंने वर्ड बनाया है, अभी देखेंगे. चलिए पहले 4th पॉइंट लिख ले. फॉलोइंग आर द फंक्शंस. बेटे शॉर्ट नोट कभी भी आता है तो आपको फंक्शंस जरूर लिखने हैं. फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिट. ऑडिट कमेटी के कुछ फंक्शंस. ऑडिट कमेटी के फंक्शंस मैंने एक वर्ड से बनाए, RESERV, RESERV. अब एक बच्चा कहता है ये आर क्या है, ये इलू क्या है, बताऊंगा बेटे ये इलू क्या है, अभी बताऊंगा. आर का मतलब लिख लीजिए बेटे. इसी को तो भूपेश आनंद बोलते हैं कि आपके मुश्किल लॉ को आराम से निचोड़कर बादाम रोगन डालना. आर. बेटे जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी भली चंगी होगी, जिसकी मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, तो गलत काम नहीं होगा. अल्टीमेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. बेटे बोलो, बेटे लिखो. आर का मतलब लिखो. आर का मतलब है रिकमेंडेशंस एज टू. बेटे आर भी समझ आ गया ना, तो आप वहां जाके लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ सर्विस. अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ सर्विस. किसकी? मेरी, ऑडिटर्स की. जैसे रिलायंस का दिखाया है, तो रिलायंस के ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिलायंस के ऑडिटर की रेम्यूनरेशन, रिलायंस के ऑडिटर की टर्म कौन डिसाइड करेगा? किसका फंक्शन है? मेरा नहीं, ऑडिट कमेटी ऑफ रिलायंस. दूसरा ई, रिजर्व में ई, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेटे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है और जो ऑडिटर रिपोर्ट में है, जिसमें बड़ी फिगर्स होती है जो आपको कभी समझ ही नहीं आई, बेटे मैं तो कहता हूँ आप गूगल बाबा से किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी अपनी कंपनी है उसकी केस स्टडी बनाओ ना, उसको पढ़ो ना, तो उसकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना किसकी ड्यूटी है, किसका फंक्शन है? ऑडिट कमेटी के मेंबर्स का. जिसमें कितने कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए? 3. और जिसमें मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ठीक है जी. रिजर्व, एस, स्क्रूटनी ऑफ
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं है ये बेटे, मैंने आपको एलओडीआर में बताया हुआ है, तो अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। क्या बेटा बस 1-2 मिनट की बात रह गई है, आपको लग रहा होगा डुप्लीकेशन, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुने तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगी लॉजिक्स में। क्या जिस कंपनी रिलायंस की बात कर रहे हैं जिसमें वो 4 डायरेक्टर्स अभी दिखाया मैंने, एक सरदार जी भी है, उसमें मैंने कहा क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक का काम दूसरा ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा, ये ऑथराइजेशन की बात है, कोई फ्रॉड होने के चांसेस तो नहीं है, इस बात का एग्जामिन करना। एक बच्चा कहता है कि मास्टर दोबारा बता, RE बताऊंगा बेटे, रिजर्व। आर का मतलब सबसे पहले आर का मतलब क्या है बेटे आप बताओ, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ ऑडिटर। ई का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच्ड विद ऑडिटर रिपोर्ट। एस का मतलब क्या है, स्क्रूटनी और रिलेटेड, संबंधी रिश्तेदारों के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो बेटे उसकी एक स्क्रूटनी करनी है कि भैया आर्म्स लेंथ प्राइस में हुई है या कुछ दूसरे प्राइस पे हुई है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं। जैसे बिग बाजार में आप कभी जाते हैं तो बेटे बिग बाजार में आप ध्यान से देखिए, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, फिर आप ट्रॉली में सामान डालते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जगह जगह खड़े हैं, ठीक है, आप वो ट्रॉली से सामान नीचे लाते हैं बिल काउंटर पे, बेटे वो OMR टेक्निक से सारे के सारे बिल्स की कोड लिखता है, फिर बिल क्रिएट होता है, फिर आप पेमेंट करते हैं, फिर गेट कीपर भी खड़ा होता है। ये सब क्या है, इंटरनल कंट्रोल। ये जनरल इंटरनल कंट्रोल है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल। फिर रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। बेटे मैंने आपको एक बात बताई है कि जब तक ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक वो अपनी रिपोर्ट बढ़िया नहीं दे पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसको उसकी रिपोर्ट उन चीजों से इन्फ्लुएंस होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिव्यू एंड मॉनिटर, क्या सच में ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? तो बेटे इन बातों रिजर्व वी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये सारा काम कौन करेगा, मैं करूंगा, ऑडिट कमेटी। बेटे बस यहीं तक आपने ऑडिट कमेटी का मैंने जो बताया आपने सुन लिया होगा। तो मैं लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं आज के लेक्चर में, और लास्ट कंसेप्ट मुझे बताना बेटे, बस बाकी तो सब मैंने बता दिया। आई हैव डिस्कस अबाउट रेम्यूनरेशन कमेटी, मैंने आपके सामने नॉमिनेशन कमेटी बताई, ऑडिट कमेटी बताई, बस बेटे एक लास्ट कंसेप्ट बताना है, उसका नाम है पब्लिक ओवरसाइट। पहले बात को सुनेंगे, लिखना नहीं है इसको। लेकिन इन लेक्चर 1, इन लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3 चल रहा है, आई एम टॉकिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई एम टॉकिंग की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए, देयर शुड बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कमेटीज होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, एथिकल कमेटी, दिस कमेटी, दैट कमेटी। बट एक्चुअली में क्या ये सब हो भी रहा है या नहीं हो रहा? आप ऐसा भी तो हो सकता है कि वी हैव प्रिपेयर्ड द कमेटी बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। तो आप बताइए, एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर ऑफ दैट कंपनी, whether you will be satisfied that this company has a corporate governance committee, this company has this committee, it is okay, क्या ये ठीक है? या that has to be communicated to you also. तो आज ये जो अभी हम करने वाले हैं इसका नाम है, इसका मतलब है दैट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच यू आर फॉलोइंग, the types of committees which you are following, the type of work which they are doing, the financial statements which you have prepared, that should be also informed or communicated to the directors, to the public at large, to the shareholders at large, to the stakeholders at large. बेटे ये होना कंपल्सरी है, then only these people will have confidence. Yes, at actual grassroots level you are working.
सो ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. द लॉजिक, द नेम ऑफ दिस हेडिंग इज पब्लिक ओवरसाइट. व्हेन आई से पब्लिक ओवरसाइट, इट मीन्स आई हैव टू इन्फॉर्म टू माई पब्लिक विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिपोर्ट. अभी मैं बताऊंगा हाउ वी प्रिपेयर एनुअल रिपोर्ट. You know, in annual report, let's have a look on the annual report. That what is annual report? अगर मैं बेटा यहाँ पर प्रेस कर दूँ annual report of Infosys, बिकॉज इन्फोसिस की बड़ी अच्छी एनुअल रिपोर्ट है बेटे. तो मैंने इमेजेस में गया और इन्फोसिस का मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया एंड आई हैव सीन दैट दिस इज द इन्फोसिस एनुअल रिपोर्ट. और उसमें उन्होंने पूरा रिपोर्ट बताया. देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट अलग से आ रही है, एनुअल रिपोर्ट अलग से आ रही है, 17-18, 18-19, 19-20 एंड स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, ऑल दैट बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, all the things are given to me. So the point is, this has to be communicated, this has to be uploaded on the website, और इसी का नाम है पब्लिक ओवरसाइट. तो आइए एक छोटी सी बात अब लिख के आगे चलेंगे बेटे, कंप्लीट कर रहे हैं. बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है पब्लिक ओवरसाइट. एज स्टेक होल्डर्स हैव द राइट टू नो इन रिगार्ड टू द गवर्नेंस. बातें तो बड़ी बड़ी हो गई, बट क्या एक्चुअली में प्रैक्टिकली में दैट इज बीइंग डन और नॉट. सो डायरेक्टर सभी कमेटीज के जो चेयरमैन हैं, दे हैव टू गिव द रिपोर्ट ऑन देयर कमेटी. फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी को एक अलग से लेटर, एक अलग से रिपोर्टिंग देना पड़ेगा इन फॉर इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. रतन टाटा, नारायण मूर्ति, ऑल दीज पर्सन्स दे हैव टू गिव सम मोर इंफॉर्मेशन एंड दे हैव टू गिव that is named as annual report. So it is also required by law. Public oversight means publication of, now this is important, public oversight means publication of annual reports and financial statements, and it is also compulsory. bete London में there is a separate house named as Companies House. In United States of America we have Securities Exchange Commission, and in India we have Security Exchange Board of India. तो यहाँ पर we have to submit this annual report along with financial statement. It is also legally compulsory. तो देखिए मैंने क्या लिखा है, it is also required by law to send a copy of this information to every shareholder and to a regulatory body. So when I say regulatory body, I mean Company House for London, I mean SEBI for India, I mean SEC for USA. So by that concept I mean पब्लिक ओवरसाइट. तो बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको अभी तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें बता दी. बस एक लास्ट लेक्चर छोटा सा रहता है इन विच आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसमें मैं बोलूँगा खुद जिए तो क्या जिए जब दूसरों के लिए नहीं जिए बेटे, तो फिर क्या फ़ायदा. एक गाना भी देखेंगे, अपने लिए जिए तो क्या जिए. इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.